हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी हर एग्ज़ाम में एक मेजर पोर्शन कवर करता है और हर एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आज के क्वेश्चन हालांकि सबकी स्टेटमेंट बेस्ड हैं, बट फिर भी ये उन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इन स्टेटमेंट से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, इसलिए लेक्चर का बहुत ही ध्यान से सुन समझें और करें। ओके, क्वेश्चंस को करने के पहले आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर देके फिर आंसर देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट है। फर्स्ट सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन हमारी है पंचायत। ओके, थर्ड टायर गवर्नमेंट। और पंचायत को रिकमेंड डीपीएसपी में सबसे पहले लिखा गया था कि पंचायत गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, और ये आर्टिकल 40 में मेंशन है डीपीएसपी के। ओके, ये सब भी आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखा गया है 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट का बताना है। फर्स्ट में हमें दिया गया ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जिसमें रजिस्टर्ड इलेक्टोरल रोल होता है, जो उसमें रजिस्टर्ड वोटर होते हैं जो, और वो सारे जो पर्सन होते हैं वो ग्राम सभा होती है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है बिकॉज हमारी कंट्री में 18 से अबव जिनके भी एज है उनको राइट होता है कि वो वोट डाल सकते हैं। राइट टू वोट, ओके, राइट टू वोट है, ये सब पर्सन को अवेलेबल है जिनकी एज 18 से अबव है। तो ये सारे पर्सन ग्राम सभा का पार्ट होते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होने के लिए एक पर्सन की एज जो है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ये इसलिए रॉन्ग है बिकॉज 25 एज जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, कलर चेंज कर देते हैं हम, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। ओके, 25 एज किसके लिए? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जबकि जो 30 एज है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। और अब पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए हमारी एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम 21 होनी चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं और इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया गया है पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट एनी मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को रेगुलेट कर सकती है। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट लॉ बना के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रेगुलेट कर सकती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की। ओके, सेकंड में हमें कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो इलेक्शन कमीशन सॉल्व करता है, और इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, शैल बी फाइनल, और फाइनल होता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। ये इसलिए गलत है बिकॉज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट या डाउट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, ना कि इलेक्शन कमीशन। ओके, तो हमारा आंसर इसमें भी हो जाएगा ए। थर्ड देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए नेसेसरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की पॉजिटिव्स क्या हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलो करता है बेटर कोऑर्डिनेशन इन द नेशन अमंग इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, ये इंश्योर करता है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमें कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है। हालांकि ये हमारे राइट है कि हम अपने अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री एक्सप्रेशन ये कर सकते हैं, बट हमारी ये राइट भी तब तक है अगर हम किसी और के राइट का हनन नहीं करते। ओके, ये भी हमारे राइट तब तक हैं।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्पेसिफाई हु हैज़ पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ये पावर किसके पास है कि वो डिसीजन ले सकता है सोसाइटी में, कौन रूल बनाएगा, कैसे सोसाइटी चलेगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता कि इलेक्शंस कैसे होंगे तो फिर ये तो बहुत बुरा हाल हो जाता, ठीक है ना। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड है ये लिमिट सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन अ सिटीजन, कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ लिमिट सेट करता है कि गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर सकती है सिटीजन पे। ओके अगर कॉन्स्टिट्यूशन में यही नहीं लिखा होगा कि बंदा कैसे रह सकता है, उसके राइट क्या है, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट तो हमें कुछ भी नहीं करने देगी। गवर्नमेंट हमारे पे ऐसे ऐसे रूल लगा देगी कि हम तो बाहर निकल भी नहीं सकते। इसलिए ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हम कैसे रह सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या पावर है, किस लेवल तक जाके गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। ओके बट आजकल क्या हो रहा है, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट बहुत सारी लॉ के अंडर लाइक एट्रोसिटी एक्ट के अंदर एंड बहुत सारे एक्ट के अंदर लोगों को इम्प्रिजन कर रही है। ओके तो थर्ड स्टेटमेंट में हमारी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है इट अलाउ पीपल टू बैन ऑटोक्रेसी एंड अडॉप्ट डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैन करता है कि ऑटोक्रेसी नहीं होगी। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे रॉन्ग है। बिकॉज ये इसलिए रॉन्ग है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं सीरिया का। सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है बट वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल की तरह आजकल कंडीशन बनी हुई है। इसलिए ये हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारी यहाँ पे ऑटोक्रेसी बैन ही होगी। ओके तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी राइट है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटम स्पीकर के बारे में। प्रोटम स्पीकर के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। प्रोटम स्पीकर है जो उसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट। ओके प्रोटम स्पीकर, स्पीकर दोनों हाउस में होगा, सेंटर में भी और स्टेट में भी। स्टेट में कौन करेगा, गवर्नर, सेंटर में कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ओके फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 180 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नर को पावर देता है कि वो अपॉइंट कर सकता है प्रोटम स्पीकर को। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, गवर्नर को पावर देता है। यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया कि स्टेट में या सेंटर पे, इसलिए हम ये स्टेटमेंट को रॉन्ग नहीं कर सकते। ओके यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें हम क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही बताना है। फर्स्ट हमारी सही है। सेकेंड देखते हैं, पावर ऑफ द स्पीकर प्रोटम आर नॉट को एक्सटेंसिव विद द पावर ऑफ इलेक्टेड स्पीकर। अगर हमने प्रोटम स्पीकर को इलेक्ट किया है, वर्किंग के लिए किया है ना, ताकि पार्लियामेंट की वर्किंग प्रोसीजर है वो सही से चले, तो अगर ये तो है नहीं, अगर उसकी पावर कम होंगी इलेक्टेड स्पीकर से तो फिर तो पार्लियामेंट में वर्क अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि ये है को एक्सटेंसिव है इलेक्टेड स्पीकर से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिकॉज हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कोर्ट पे दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है हमारी कंट्री में 3 टायर गवर्नमेंट है, ऐसे ही 3 टायर में हमारी कोर्ट्स में है। ओके फर्स्ट में हमें हायर लेवल पे आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट, फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फर्स्ट में हमें देखो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट में हमें बताया हुआ है कि कोई भी अगर देखो ये स्टेट है, स्टेट का हाई कोर्ट है तो उसकी जुरिडिक्शन जो है इस स्टेट के अंदर अंदर ही होगी, इस स्टेट के बाहर नहीं जा सकती उसकी जुरिडिक्शन। ओके यहाँ पे आपको इन वर्ड्स पे ध्यान देना है, ऑल एंड टू अ सिंगल स्टेट। जबकि ऑल यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये तो हम कह नहीं सकते कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक ही सिंगल स्टेट में जुरिडिक्शन है, जबकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की 2 स्टेट में जुरिडिक्शन है। ओके वन इज पंजाब एंड अनदर वन इज हरियाणा। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बताया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो अगर
क्रिमिनल मैटर को डील करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेशन कोर्ट। ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी क्रिमिनल मैटर को डील करती हैं, उसे सॉल्व करती हैं, प्रोसीडिंग उनकी चलती है क्रिमिनल केसेस के रिलेटिंग, तो उसे हम कहते हैं सेशन कोर्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी हमारे और भी क्वेश्चन हैं जिन्हें हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की रिवीजन करें और प्लीज़ लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए बाय।